नमस्कार। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर में कर्नाटक का रण है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जहां विधानसभा की 224 सीटों पर वोटिंग शुरू है और राज्य में 5,31,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि 9,17,000 वोटर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, पहली बार वोट डालेंगे। 9,17,000 वोटर्स, 4,699 थर्ड जेंडर वोटर हैं और 5,55,000 दिव्यांग मतदाता हैं। आपको बता दें कि 12,15,000 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं। चुनाव मैदान में 2615 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला है। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में कर्नाटक में जेडीएस है। 13 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने रैलियां की हैं। कर्नाटक में 450 से ज्यादा रैलियां की गई हैं। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी ने 31 से ज्यादा सभाएं की हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और विधानसभा की 224 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य टक्कर है। 224 सीटों पर 2615 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और 5,31,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अभी तक 20.99% मतदान हो चुका है। 20.99% मतदान अब तक हो चुका है और 2615 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मैदान में है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन तीसरी शक्ति के रूप में वहां जेडीएस सामने है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 450 से ज्यादा रैलियां की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। 13 मई को नतीजे आएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने 450 से ज्यादा रैलियां की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन कर्नाटक में रुके हैं। वहीं राहुल, प्रियंका और सोनिया ने 31 से ज्यादा सभाएं की हैं। चुनावी कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और 40% कमीशन पर फोकस रखा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल और आतंकवाद को मुद्दा बनाया था। मोदी ने 19 में से 21 सभाओं में बजरंगबली का नाम लिया था और उनका जिक्र किया था और कई सभाओं में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में बजरंगबली के जयकारे लगवाए थे। आपको बता दें कि 3 बड़े फैक्टर हैं। सबसे पहली बात है कि पिछले 5 चुनाव में से 3 बार हंग असेंबली रही है। यहाँ पर हंग असेंबली रही है और कर्नाटक में पिछले 38 साल से हर 5 साल में सत्ता बदलती आ रही है। ये एक ट्रेंड बना हुआ है कर्नाटक में कि पिछले 38 साल से हर 5 साल में सत्ता बदलती आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। यहां 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज और नेता भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने शांतिनगर स्थित सेंट जोसेफ इंडियन स्कूल में पोलिंग स्टेशन में मतदान किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने वोट डालने के पहले शिकारीपुर के हुच्चराया स्वामी मंदिर और राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन किए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने हुबली के हनुमान मंदिर और कावेरी के गायत्री मंदिर में पूजा की है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में पोलिंग बूथ में वोट डाला है। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा ही बजरंगबली की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर कांग्रेस चुनाव के वक्त हनुमान भक्त बन जाती है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि विजयेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। BS येदियुरप्पा पूर्व सीएम, वहीं सीएम बसवराज मुंबई ने कहा है कि बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बसवराज मुंबई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत करके बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बजरंगबली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी भक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके
एक नेता इधर उधर की बात नहीं की, मैनिफेस्टो में लिख रही हो। बेवकूफी का उदाहरण इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। Request all the people of Karnataka come and cast your votes as early as possible, and in favor of Bharatiya Janata Party. They are going to vote 100%. I am sure more than 75-80% people are going to support Bharatiya Janata Party, and Vijayendra is going to win about 40,000 votes. And in Karnataka we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my. Sir, what is the winning factor of the BJP? Because if we worked very hard, because of Prime Minister Modi's and Amit Shah program, that has helped us a lot, and on that basis I am telling you. And also I have toured in the entire state. I know the pulse of the people of Karnataka. On that basis I am telling you we are going to get absolute. I have voted and I have done my duty towards democracy, and it is a privilege to vote in my own constituency. And the people of my constituency have suffered so much of love, affection, and this time I'll be winning with record margin. So is BJP is going to win record seats. A comfortable majority will be there. So there is a fight between development and negative campaign, sinister campaign, which Congress has to try to do it. But however, the people of Karnataka are always positive oriented, positive mind, and they vote for positive development, and I am sure BJP will get Sampurna majority. घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई जैसे संगठन, बजरंग दल संगठन को बैन करने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ 5 गारंटी भी दी थी और छठी गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी थी और कहा था कि पहली कैबिनेट में सरकार बनने के बाद में मैं छठी गारंटी देता हूं कि ये 5 गारंटी पूरी कर दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के बात कही और उन्होंने विकास के मुद्दे की बात कही है। अब देखना है कि यह कि मतदान तो हो रहा है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है ये तो हालांकि 13 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। ये 13 मई को चीज़ें साफ हों कि मतदाता के मन में क्या था जो उन्होंने आज ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन तमाम वो सवाल कि ये जो मतदान की गति चल रही है, क्योंकि अभी तक 20.99% मतदान हुआ है, ये शाम तक क्या स्थिति पहुंच सकती है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल चिंता में हैं। और सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि वास्तव में मतदान का क्या प्रतिशत हो सकता है और उस प्रतिशत से भी कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या है मतदाता के मन में। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता जयकरण पटेल जी। जयकरण पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक सलाहकार संदीप चौधरी जी। संदीप चौधरी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जयकरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कर्नाटक के वो 17% मतदाता जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं उनको साधने के लिए, या फिर वास्तव में बजरंग दल बैन लगाने की जो बात कही कि बजरंग दल की कुछ ऐसी गतिविधियां कांग्रेस के सामने आई होंगी कि उन्होंने कहा कि हम यहां पर कर्नाटक में बजरंग दल बैन करेंगे, पीएफआई जैसे संगठन बैन करेंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को इससे चुनाव में फायदा हुआ है या कहीं ये बाजी उल्टी पड़ गई? देखिए, तो हमारे नाम के प्रवक्ता सभा का दूसरा ये है, देखिए कर्नाटक का जो चुनाव है जी, वो पूरी तरह से वहाँ के लोकल मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। हाँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कर्नाटक की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और वो मुद्दे उठाने का काम किया जिससे कर्नाटक की जनता को दूर दूर से कोई मतलब नहीं। हाँ। फिर भी माननीय मोदी जी कर्नाटक में जा करके, अमित शाह जी ने जा करके ऐसी भावनाएं उनकी भड़काने की कोशिश की और कर्नाटक की जनता की भाईचारा को वो नष्ट करने का जो उनका मिशन रहा, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा को निष्ठाबूत करते हुए आज वहां की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल रही है। इसलिए कर्नाटक की जनता का हम स्वागत करते हैं, आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कर्नाटक के भाईचारा को जिंदा रखते हुए, लोकल मुद्दों को देखते हुए और इस कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो उनके भाईचारा को जिंदा रख सकती है, रोजगार दे सकती है और जात पात पर न जा करके
उनके हित को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही है। इसलिए कर्नाटक की जनता बधाई के पात्र है और कांग्रेस की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, इसके लिए मैं बारंबार कर्नाटक की जनता का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ जयकरण जी एक बात है कि यदि हम चुनावी रणनीति की बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने 450 से ज्यादा सभाएं की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं, कांग्रेस ने 31 सभाएं की हैं, 31 के आंकड़े पर सिमट करेगी, तो चुनाव प्रचार जितना होना चाहिए था, आपको लगता है कि कांग्रेस ने पर्याप्त किया है? नहीं, देखिए जब कोई चुनाव जनता लड़ने लगती है तो वहाँ सारे वो बड़े नेताओं का चेहरा गायब हो जाता है। जिसके माननीय मोदी की मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े बड़े रैलियां की, ज्यादा रैलियां क्या, उनके पास संसाधन ज्यादा थे, वो सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं करने का काम किया। और शायद उनसे दूरी इसलिए बनाया क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब माननीय मोदी जी के मन की बात को नहीं सुनना चाहते। कर्नाटक की जनता अपने मन की बात नेताओं को सुनाना चाहती है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ने के पहले और आज भी आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर्नाटक में तय हो गया। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से जनता लड़ रही थी, तो यही बात भारतीय जनता पार्टी ने की। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और गौरव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरह से कहा जाए कि राज्य का चुनाव है, राज्य के मुद्दों की बात की जाती है, लेकिन यहां पर जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो राज्य के मुद्दे बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली और बजरंग दल का मुद्दा बिल्कुल ऐसे ले लिया और सिर्फ इसी बात को लेकर के वहां पर सभाएं की, जितनी भी सभाएं की, 450 सभाएं की हैं, 100 से ज्यादा रोड शो किए हैं, 2 दिन खुद प्रधानमंत्री वहां रुके रहे हैं। तो ये जो मुद्दा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर सभा में, चुनाव रैली में एक बात कही, आतंकवाद को लेकर के बात कही है कि वर्तमान में विकास हो रहा है, इन बातों की बात कही है, लेकिन तब भी ये जो था तो कहीं ना कहीं जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद में वो जो स्थानीय मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सभाओं से, भाषण से बिल्कुल किनारे कर लिए थे उन्होंने। इसका कारण क्या रहा कि केवल और केवल उन 17% मतदाताओं को छोड़कर के बाकी पर फोकस किया बीजेपी ने? हाँ, ये बात सही है। देखिए कि स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं विधानसभा के चुनाव में जी, और यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम कई प्रदेशों में अलग आए और वहीं लोकसभा के परिणाम अलग आए। तो जनता आज इतनी वाइब्रेंट है, इतनी समझदार है कि वो डिफरेंशिएट कर लेती है, उसमें अंतर समझ जाती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जब वहां दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उसकी आत्मा, उसका चाल, उसका चरित्र उसके मैनिफेस्टो में परिलक्षित होता है, तो जनता ये समझ भी जाती है कि ये आएंगे तो ये कौन सा खेल खेलेंगे, ये आएंगे तो अपना कौन सा रूप दिखाएंगे, और उस रूप को उजागर करना स्वाभाविक हो जाता है कि हम हर मंच पे इनके असली चाल चरित्र को बाहर लाएं। इसीलिए तो ये बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, पीएफआई के लिए एक तरह से चेक एंड बैलेंसेस का काम करते हैं, और जनता इस बात को भली भांति समझती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में चल रही सरकारों के द्वारा किए गए विकास कार्य जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक जो पहुंचे हैं, उसकी महक, उसकी खुशबू और उसका एहसास भी जनता को है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देश को आतंकवाद से मुक्त रखना चाहती है, विकास की तरफ देश को अग्रसर रखना चाहती है, गृह शांति हो, देश के अंदर में शांति स्थापित हो, उस दिशा में जाना चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को एक सोवेरियन स्टेट के रूप में प्रदर्शित करती है, उसको एक अलग देश के रूप में प्रदर्शित करती है, जैसा इनके बार बार इनके नेताओं के बयानों में दिखाई देता है। भारत को एक राष्ट्र के रूप में कांग्रेस पार्टी स्वीकार ही नहीं करती, वो भारत को 17-18 टुकड़ों में बांट करके देखती है, और यही उसके मैनिफेस्टो में भी आता है, इनके भाषणों में भी आता है। तो जनता अब इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी परेशानी जरूर झेल लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसी अलगाववादी पार्टी जो देश को 1947 में बंटवारा की और आज फिर बंटवारे के मुहाने पर खड़ा करके देखती है, इसीलिए जहां जहां इनकी सरकारें होती है, आतंकियों को, जिहादियों को खुला लाइसेंस मिल जाता है अत्याचार करने का, और एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर अत्याचार करने का खुला लाइसेंस मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात ही नहीं की। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड कांग्रेस पार्टी अपने पॉकेट में लेकर के चल रही है और जगह जगह बांट रही है।
और इनके असली चाल चरित्र को उजागर करने का काम ही हम हर मंच ठीक है। पर कर रहे हैं। वापस आऊंगा गौरव जी आपके पास। संदीप चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि एक ट्रेंड रहा है, यदि हम कर्नाटक में देखें तो 1985 के बाद में कोई भी सत्ताधारी दल जो रहा है वो सरकार नहीं बना पाया, क्योंकि केवल और केवल 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो सत्ता में रहते हुए चुनाव जीते थे। उसके बाद में सरकारें बदलती रहीं, और यदि हम पिछले 5 चुनाव का ट्रेंड अगर देखते हैं तो पिछले 5 चुनाव में हंग असेंबली का रहा है, और ये जो ट्रेंड रहा है तो कांग्रेस, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित या अति उत्साहित है कि जो ट्रेंड रहा है पिछले 5 चुनाव का कि सत्ता परिवर्तन का, तो कांग्रेस को क्या इस ट्रेंड से एक उम्मीद है? और दूसरी बात की ये जो पुनरावृत्ति लगातार होती आ रही है, हम बात करें 1999 के चुनाव की, 2004 के, 2008 के, 2013 के और 2018 के चुनाव में, तो इन चुनावों में जो लगातार चीजें रही, हालांकि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त जरूर मिली है, लेकिन हंग असेंबली का जो ट्रेंड रहा है क्या इस बार भी उसकी संभावना है? देखिए सूरज जी, बिल्कुल जो ट्रेंड रहा है उसको सभी लोग, सभी एनालिस्ट देखते हैं जी। इस तरीके से लंबे समय से हमने कर्नाटक की राजनीति को देखा है जी, और इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ट्रेंड हमने देखा है वो कई जगह ब्रेक हुआ है। आपने देखा उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकारें बदल जाती थी जी, लेकिन इस बार नहीं बदली। हाँ। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो खाली चीजों के भरोसे आप नहीं चल सकते, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपना जो संगठन है उसको संगठित करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को जहाँ तक रीच करनी चाहिए थी वो वहां तक पहुंची है। जो उनकी आपसी जो संगठन की लड़ाई होती है उसको भी वो कहीं ना कहीं सेटल करने में, समझाने में अपने नेताओं को कामयाब हुए, जिसका फायदा यहाँ कांग्रेस को मिल सकता है। हाँ। और जिस तरीके से आपने देखा शुरुआत में स्वामी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, फिर वो नहीं चली, फिर वो गिराई गई, बीजेपी की सरकार बनी, तो उन सब चीजों का भी एक बेनिफिट होता है जो मुझे लगता है कांग्रेस को मिल सकता है। इसलिए मुझे लगता है इस बार के चुनाव में चाहे कांग्रेस की रैली या ज्यादा हुई, बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, प्रधानमंत्री मोदी वहां रहे, गृह मंत्री अमित शाह वहां रहे, बीजेपी के कई मंत्री वहां चुनाव में लगे हुए, पूरा संगठन देश भर से लगा हुआ है, जेपी नड्डा जी लगे हुए, लेकिन मुझे लगता है चुनाव तो जनता लड़ती है, वो जनता करती है, और कहीं ना कहीं सूरज जी मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि ठीक है चुनाव जनता लड़ती है और जनता ही मतदान करती है और वही फैसला करती है कि राज्य में किसकी सरकार होगी और कौन उसका नेता होगा। लेकिन इस बार चुनाव में जो समीकरण देखेंगे, क्योंकि चुनाव स्थानीय मुद्दों की बात वहाँ चल रही थी, बात राष्ट्रीय मुद्दों की वहाँ चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अपने और लगातार आपस में एक दूसरे पर खींचातान का आरोप प्रत्यारोप का चला था, जेडीएस अपनी ओर से जो प्रयास कर रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ चुनाव का रुख बदल गया। आपको लगता है कि बजरंग दल बैन करने की बात का कितना असर पड़ेगा मतदाताओं पर, और भारतीय जनता पार्टी का इसका फायदा उठा पाएगी पूरी तरह से? देखिए सूरज जी, बहुत अच्छी बात कही है। यही बात अगर कांग्रेस ने उत्तर भारत के किसी स्टेट में कह दी होती तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन चूंकि चुनाव साउथ का है और वहाँ धर्म और इस तरीके की चीजें इतने इफेक्टिव नहीं है, तो इस वजह से जैसे आपने देखा हिमाचल का चुनाव था, कांग्रेस जीत गई चुनाव, वहाँ पे बीजेपी को उसने रिप्लेस किया। मुझे लगता है इसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। सरकार किसकी बनेगी मैं नहीं कहता जी, ये तो खैर बिल्कुल सही है कि अभी हम नहीं कहते, 13 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन यहाँ जयकरण पटेल जी एक आपके पास आना चाहूँगा, और एक बात कि ठीक है आपने कहा कि यहाँ पर 40% कमीशन की सरकार चल रही है, 40% कमीशन पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ये जो 40% का जो मुद्दा था, ये 40% के मुद्दे को क्या आप उतनी हवा दे पाए या जनता के बीच में ये चीज पहुंचा पाए कि यदि कांग्रेस आएगी तो वो जनता को क्या देगी? ये बात जनता तक आप पहुंचा पाए हैं कि आप अपने आप को, कांग्रेस पार्टी को कितना सफल मानते हैं कि यदि जनता को ये भरोसा दिला पाए हैं आप कि यदि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी तो जनता को क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? क्योंकि मतदाता के मन में केवल यही बात होती है कि सरकार जिसकी बनेगी उससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे राज्य का विकास कितना होगा, हमारे राज्य की जो संरचनाएं हैं चाहे किसी भी तरह की बात करें कि उनमें कितनी प्रगति आएगी। ये बात जनता तक पहुंचाने में आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं? पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो भी कार्य किया वहां पर वो कर्नाटक की जनता की भावनाओं को देखते हुए और कर्नाटक की आवाज बन करके कांग्रेस के नेताओं ने अपने बयान दिए, भाषण दिए, और जहां तक अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो पूरा कांग्रेस का चुनाव कर्नाटक की जनता से लड़ रही है। अब जैसे भाई ने कहा कि सरकार किसकी बनती है वो नहीं कह सकते, किसकी बनती है किसकी बिगड़ती है, ये बात का मुद्दा है, लेकिन
मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपने मन की बात, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी अपने मन की बात जबरदस्ती देश की जनता को ऊपर थोपने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने विचारों से कर्नाटक की जनता की बात सुनने का काम किया है और विश्वास दिलाने का काम किया है। और कर्नाटक की जनता को विश्वास भी है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हमारी बातों को सुन करके हमारी बात करेगी, हमारे लिए सरकार बनेगी, हमारे लिए काम करेगी। ऐसा कांग्रेस भी चाहती है और कांग्रेस की कर्नाटक की जनता भी जानती है कि यही हाल होगा सरकार बनने पर। ठीक है, इसलिए पूरी तरह से आज जो कांग्रेस की मजबूती दिख रही है, कांग्रेस की तरफ जो वोट धड़ाधड़ पड़ रहा है, इसलिए कर्नाटक की जनता का बारंबार स्वागत करते हुए हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने जिससे कर्नाटक का और उदय। ठीक है, बिल्कुल आप हालांकि हर राजनीतिक दल जब भी राज्य के चुनाव की बात करें, किसी भी राज्य के चुनाव की बात करें, हालांकि एक बात संदीप जी ने बहुत अच्छी कही थी कि ट्रेंड बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार वो ट्रेंड रहा 5 साल में सरकार बदलने का, लेकिन यहाँ इस बार भी देखा कि योगी जी दोबारा आए हैं, बिल्कुल सही कहा है। और ये ट्रेंड जिस तरह से स्थायी नहीं होते हैं किसी भी राज्य के चुनाव की बात करें, तो गौरव मिश्रा जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बात, जैसे कि मेरा सवाल इनसे था कि जयकरण जी से, कि भाई आप जनता तक अपनी कितनी बात पहुँचाने में सफल रहे हैं, जनता को इस बात का भरोसा दिलाने में कितने सफल रहे, वही सवाल। और साथ में यदि स्थिति गठबंधन की बनती है, हालांकि कांग्रेस ने चुनाव सभाओं के दौरान या बाद में एक चीज और कह दी है जेडीएस पर, उन्होंने ये कह दिया है कि वो बीजेपी से गठबंधन कर सकती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है? सूरज जी, अभी बहुत जल्दीबाजी होगा इस विषय में, कुछ भी एक बार परिणाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन चुनावों में जीत हासिल करने जा रही है और अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। हाँ। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, परिणाम का इंतजार करिए। बिल्कुल सही। मैंने ये बात इसलिए कही कि जब 104 विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के थे, 49 विधायक लिंगायत और वोक्कालिंगा समुदाय से थे, उनको मिलाया गया था, इसलिए मैंने इस बात की संभावना व्यक्त की। हालांकि स्वाभाविक बात आपने कहा कि अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन तब भी एक रणनीति तय होती है हर राजनीतिक दल की कि हम एक ऑप्शन बी लेकर के चलते हैं कि ये हमारा प्लान बी है, इसलिए मैंने चर्चा की है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में यदि ये बात नहीं आती, चुनाव में बजरंग दल वैन की बात आती, तो क्या और वो कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यदि हम बात करें कि भाई अभी आपकी सरकार है, आपकी सरकार में जो विकास किया कार्य हुए हैं, जो अच्छे कार्य हुए हैं, उनकी बात तो कहीं चुनाव में देखी नहीं गई है कहीं पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ये चीज़ नहीं कही है, गृह मंत्री अमित शाह ने ये चीज़ अपने भाषणों में नहीं कही है। हाँ, ये कहा है कि सरकार बनेगी तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चाहते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि प्रकाश राज ने जब वोट डाला है तो उन्होंने कहा है कि हमने सांप्रदायिकता की राजनीति के विरोध में हम मतदान कर रहे हैं। अब ये सांप्रदायिक बातें यदि आ रही हैं मतदान के पहले, मतदान के बाद में, यदि इस तरह की चीजें आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये चीज रही है, उनकी एक छाप रही है कि हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, और वहीं दूसरी तरफ एक बात जो आती है सार्वधर्म समभाव की जो बात आती है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे किनारा करती नजर आती है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए सूरज जी, राष्ट्रवाद यदि क्राइम है जी, राष्ट्र धर्म यदि क्राइम है, हाँ, और हिंदुत्व की बात करना यदि क्राइम है, हाँ, और इस क्राइम की परिभाषा अगर कांग्रेस पार्टी गढ़ती है तो वो गढ़ती रहे। हाँ। देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो बहुत आसानी से इसमें डिफरेंशिएट कर लेती है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर आज ला करके खड़ा कर दी है। पूरा देश आज एकीकृत हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी दक्षिण को दक्षिण में बांट कर रखी थी, पूर्वोत्तर के राज्यों को पूर्वोत्तर के राज्यों में बांट करके रखी थी, आतंकवाद की एक लंबी फेहरिस्त और लंबी नर्सरी पूरे देश में चलाती थी, नक्सलवाद की लंबी एक पूरा कॉरिडोर ही चलाती थी, आज वो चीजें समाप्त हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के हाथ से वो सारे टूल्स, जिस टूल्स के आधार पर, जिन हथियारों के आधार पर ये चुनाव जीता करते थे, वो हथियार सारे समाप्त हो रहे हैं। तो आज ये अपना असली चेहरा अपने चुनावी रण में ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उसका पटाक्षेप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास की जहां तक बात है, जनता बहुत आसानी से विकास को देख सकती है, चाहे कर्नाटक की जनता हो या देश के किसी भी राज्य की जनता हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की चल रही सरकार और जहां जहां हमारी राज्य की सरकारें हैं, वहां विकास स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बोल रहा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब
किसी राज्य या किसी देश के अस्तित्व पर ये खतरा आ जाए कि एक कांग्रेस पार्टी उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, राज्य के सोवरेनिटी की बात करने लगे, राज्य के संप्रभुता की बात करने लगे, तो निश्चित रूप से इशारा कहीं और है और उस पर प्रहार करना आवश्यक हो जाता है। तो प्रदेश के और देश की जनता उठ खड़ी होती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है इस देश के लिए और चुनाव में जीत के लिए, इसलिए जनता लाती है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है जी, जयकरण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें। देखिए, भाजपा के साथी को शायद ये भूल जाते हैं जब धर्म की बात करते हैं तो कौन इस देश में धार्मिक नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है, सबकी अपनी अपनी जात बिरादरी है, सबका अपना अपना एक वर्ग है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है तो इनसे धर्म में डर पैदा होता है, भय पैदा होता है। ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का नारा लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि दलितों को मारकर भगाने का काम करेंगे। जब ये कहीं विशेष वर्ग की बात करते हैं तो पिछड़ों को लगता है कि हम पर हंटर बरसाए जाने के काम करेंगे। अभी आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब दलित वर्ग से आते हैं, बहुत ही अनुभवी है, बहुत सीनियर है। उनकी विचारधारा को अगर देखिए तो अम्बेडकर साहब की एक झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन माननीय मोदी जी के लोगों ने उनके परिवार का नाश करने की जो ठानी, विनाश करने की जो ठानी, उनकी हत्या करने की जो ठानी, क्या भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी बैठी रहती है और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खड़गे साहब की हत्या करना उचित है? अगर जो इनको लगता है कि दलित होने के नाते, दलित अध्यक्ष होने के नाते एक खड़गे साहब के परिवार का इसका नारा तो कांग्रेस पार्टी दिन तो भारतीय जनता पार्टी की सोच को मैं धिक्कार देता हूँ। अगर जो दलितों से इतनी नफरत है आपको तो आपको संविधान पर विश्वास नहीं है। अगर जो दलितों से इतनी नफरत है, पिछड़ों से इतनी नफरत है तो आपको संविधान पर विश्वास नहीं है। आधार पर बंटवारा किसने किया? आप आतंकवाद की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवाद पर बात करते हैं, इस मुंह से बात करते हो। बिन बुलाए माननीय मोदी जी, जिसको धर्म का ज्ञान ही न हो, जिसने हमेशा धर्म को जातियों में बांटा हो, देश को क्षेत्र में बांटा हो, भाषा और बोली के आधार पर बांटा हो, देश को अपनी मिल्कियत समझा हो, देश के जनता को अपना गुलाम माना हो, वो इस तरह की बात करती है तो हंसी आती है। कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार भी नहीं है इस तरह की बात न करने का। जो पंजाब में आतंकवाद की खेती चलाया रहा हो, जो नॉर्थ ईस्ट में 550 से ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप को पैदा कर दिया हो, जो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में नक्सल को समर्थन करता हो, जो बुरहान वानी को शहीद बोलता हो, उसकी आप बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की मुखिया बाटला हाउस कांड पर रोकी हो, उसकी आप बात कर रहे हैं। जो आतंकियों का माला पहनती हो, आतंकवादियों का माला पहनती हो, आतंकवादियों के देश में जाकर के सरकार बनाने की कटोरे लेकर के भीख मांगता हो कांग्रेस पार्टी का नेता, ऐसे कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों बाद विलुप्त हो जाएगी। ठीक है गौरव जी, ठीक है गौरव जी, जयकरण जी, गौरव मिश्रा जी, ठीक है, जयकरण पटेल जी, ठीक है, वापस आता हूँ आप दोनों के पास में, आप दोनों के पास, ठीक है, ठीक, जयकरण पटेल जी वापस आता हूँ आपके पास में मैं, ठीक है, गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, जयकरण पटेल जी, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में, ठीक है, गौरव मिश्रा जी, जयकरण पटेल जी, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। हम संदीप चौधरी जी से उनका वक्तव्य लेना चाहेंगे, आप दोनों के पास वापस आऊंगा, ठीक है। गौरव मिश्रा जी, हम कर्नाटक पर चर्चा कर रहे हैं, हम कर्नाटक चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं कि कर्नाटक में जो मतदान हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप दोनों के पास वापस आऊंगा। संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा और यहाँ एक फैक्टर और आ रहा है, बर्थडे की पार्टी मनाने वाली पार्टी, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, मैं जानता हूँ जब मोदी जी भी आजकल इधर उधर की बात कर रहे तो ठीक है, गौरव मिश्रा जी, जयकरण पटेल जी, आप दोनों कृपया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। गौरव मिश्रा जी, जयकरण पटेल जी, आप दोनों से आग्रह है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। हम संदीप चौधरी से उनका वक्तव्य लेना चाहते हैं, ठीक है। जयकरण पटेल जी आग्रह कर रहा हूं आपसे, जयकरण पटेल जी आपसे आग्रह कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं आप। गौरव मिश्रा जी, थोड़ी देर के लिए आप भी शांत हो जाएं, मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास, आप दोनों का वापस आऊंगा। अभी संदीप चौधरी से जानना चाहता हूं कि दो चीजें सामने आ रही हैं संदीप चौधरी जी। पहली चीज तो कि ये दूसरी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, हम बात करें बसपा की, हम बात करें उत्तम प्रजाकिया पार्टी की, या वामपंथी दल की बात करें, कर्नाटक राष्ट्र समिति की बात करें, तो ये
कि वोट काटने के लिए जो कहा गया कि ये वोट कटवा हो सकते हैं, ये वोट काटने का काम करेंगे, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा मतदान पर और इस चुनाव परिणाम पर? पहले जो दूसरी चीज कि राज्य में कर्नाटक में हम बात करें 17% लिंगायत मतदाता हैं जो 75 से 80 सीटों पर अपना असर डालते हैं, और आबादी में 14% हिस्सा रखने वाले वोकल लीगा वोटर हैं जो 50 से 55 सीटों पर असर डालते हैं। साथ ही 9.5% मतदाता कुर्बा हैं जो 25 से 30 सीटों के नतीजे बदलने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इन दोनों चीजों का कितना प्रभाव होने वाला है 2023 के कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव में? देखिए सूरज जी, पहली बात तो ये कि हमारे जो दोनों प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के दोनों जबरदस्त टक्कर ले रहे हैं, और इसी तरीके की टक्कर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कर्नाटक में देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। जहाँ तक बात आती है क्षेत्र की, क्षेत्रीय दलों की, जातियों की, धर्म की, वो चाहे बसपा की बात करें, चाहे हम जेडीएस की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, सभी लेकिन वहाँ पे दो राष्ट्रीय दल हैं जिनकी हमेशा से बड़ी भूमिका रही है। कई बार छोटे दल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कई बार बड़े दल उनको बनाते हैं मजबूरी में, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो तो इतना बहुमत नहीं रखते। आपने देखा था जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनवा दिया था बीजेपी ने। आपने देखा हरियाणा के अंदर, आपने देखा दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम में केवल 10 सीटें हैं उनकी। तो ये चीजें राजनीति में समीकरण सेट होती है, और कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों का एक ही राजनीतिक समीकरण रहता है कि कैसे भी बीजेपी कांग्रेस को रोकना चाहते, चाहे उन्हें किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए, अगर स्वामी को बनाना पड़ेगा तो वो बनाएंगे। कांग्रेस का भी सेम है, उन्हें बीजेपी को रोकने के लिए किसी को भी समर्थन देना पड़ जाए, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए, वो बनाएंगे। ये चीजें आपने देखी होगी, पहले से हम चीजें देखते आ रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता फाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है जयकरण जी भारी पड़ रहे हैं गौरव जी के ऊपर, इसी तरीके से मैं देखता हूँ कर्नाटक चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके के हमें फीडबैक मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्क है। कांग्रेस आज की तारीख में मुझे आगे नजर आती है, उसके बाद बीजेपी, फिर जेडीएस। ठीक है, सही कहा आपने, ये चीजें जो आपका विश्लेषण कहता है। गौरव मिश्रा जी, आप जो कह रहे थे अपनी बात रखें। और एक बात और मुझे याद आ रही है, ये बात मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे उस समय गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तब उन्होंने कहा था कि जहां जिस राज्य में हमें बहुमत मिलता है वहां तो हम सरकार बनाते हैं, लेकिन जहां बहुमत नहीं मिलता हम वहां भी सरकार बना लेते हैं। परिणाम हमने कई राज्यों में देखा है, गोवा में भी हमने इसका परिणाम देखा है। 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हम इसका परिणाम देख चुके हैं कि भले ही वहां पर कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन उसके बाद में वहां बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये जो अमित शाह का जो दावा है, अमित शाह का जो भरोसा है, ये कर्नाटक में कितना असरकारक होने वाला है कि जहां हमें बहुमत नहीं मिलता है हम वहां भी सरकार बना लेते हैं? गौरव मिश्रा जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे इनकी सभाएं कम हुई हैं। हाँ, 40-45 सभाएं हुई, 31 सभाएं टोटल हुई हैं, 450 से अधिक सभाएं, 30-31 सभाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक संघर्ष करता है और जनता के बीच में रहता है, और हमारे पार्टी के बड़े नेता माननीय मोदी जी सीधे संवाद करते हैं जनता के साथ। इसलिए जनता के साथ जो एक नेता का और संगठन का रिश्ता होता है वो बहुत बेहतर तरीके से वो केमिस्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की जनता के साथ। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में नहीं जाती है और चुनाव जनता हरा देती है। वही पार्टी कहती है कि अरे वो तो छोटे मोटे स्टेट हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हाल है, कांग्रेस पार्टी आज भी बुर्जुआ मानसिकता से ग्रसित है और देश की जनता को अपना गुलाम ही समझती है। यही वजह है कि उन तक पहुंचने का प्रयास नहीं करती है, और कब भाग्य से छीका टूट जाए और इनके ऊपर आकर के गिर जाए उसके इंतजार में एक मगरमच्छी अंदाज में राजनीति करती है। देखिए गौरव मिश्रा जी यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि भाग्य से छींका टूट जाए, यदि जनता का समर्थन मिलता है किसी भी राज्य में किसी भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, तो इसे भाग्य से छींका टूटना नहीं कहेंगे। ये मतदाताओं की बात है कि मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नहीं, मैं उसका प्रमाण देता हूँ जी, मैं प्रमाण देता हूँ उसका। हिमाचल का ही चुनाव ले लीजिए, गुजरात में भी ये हमको हरा रहे थे, लेकिन गुजरात की जनता ने किस तरीके से प्रचंड बहुमत दिया, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हिमाचल में इनकी सरकार बनी है, लेकिन हिमाचल के अगर हमारे बागियों का ही वोट देख लीजिए तो आप कल्पना करिए क्या ये सरकार बना पाते? वहां पर नहीं बना पाते।
उस हमारी गलती है, हमारी कमी है, हाँ। उसका हम करेक्शन करेंगे ठीक है। संगठनात्मक स्तर पर। लेकिन बात कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हाँ। राजनीति को लेती है हाँ। वो आज भी उसी अंग्रेजों और मुगलों की मानसिकता से ग्रसित है हाँ। और जिसका प्रतिकार हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं हाँ। और जनता के साथ जुड़ करके राजनीति करते हैं। हाँ। इसलिए हम चुनावों में विजय प्राप्त करते हैं और इस चुनाव में भी विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। यद्यपि निष्पक्ष रूप से बैठे यहाँ पर जयकरण जी आपके पास आ रहे हैं। महोदय एक तरफा बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और जिस प्रकार से जनता का प्यार उमड़ा है कर्नाटक में वो स्पष्ट पर दिखाई दे रहा है और परिणामों में परिलक्षित भी होगा। ठीक है जयकरण पटेल जी, आप कुछ कहना चाहें, आप अपनी बात रखें। और मेरा एक सवाल है कि वो क्या वजह थी कि अभी तक 4 साल में जहां जहां भी चुनाव रहे हैं सोनिया गांधी कभी सभा नहीं करने गई हैं, लेकिन कर्नाटक में सोनिया गांधी को भी सड़कों पर आना पड़ा है, सभाएं करनी पड़ी हैं। देखिए, जो भी भाजपा के साथी का सवाल है जी, देखिए हमारे देश को, प्रदेश को 24 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, गृह मंत्री चाहिए, लेकिन वो हमारे देश के लिए काम करे। स्वयं के लिए तो हम भी काम करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय भी करता है, बड़ा व्यवसाय भी करता है, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है। आज हमारे देश के माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी या उनके सारे मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कैसे जिंदा रहेगी, कैसे हम सत्ता में रहेंगे, इसके लिए काम करते हैं। कर्नाटक की जनता के साथ साथ आज पूरे देश के लोगों की चाहत है कि हमारा कोई मुख्यमंत्री हो, हमारा कोई गृह मंत्री हो, हमारा कोई प्रधानमंत्री हो, वो हमारे लिए काम करे, देश के लिए काम करे, रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करे, देश की महिलाओं बेटियों के लिए काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया नहीं रहा, उनकी रीत नहीं रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, आज कर्नाटक में आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने एक जनसभा की या 100 किया और भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संसाधन थे, उन्होंने हजारों किया। लेकिन क्या माननीय मोदी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी के मुंह से कभी आपने वहां रोजगार के नाम पर वोट मांगते हुए देखा? क्या आपने वहां कभी महिला सुरक्षा के नाम पर आज दिल्ली में बैठी हमारी बेटियां जो रो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर जो उनको FIR भी हुआ तो अपने न्याय की भीख मांग रही हैं, आंसू बहा रही हैं, और वहां की महिला नेता और सदन में धार लगाने वाली नेता हमारी बहन निर्मला सीतारमण के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं है? क्या आज सीतारमण जी वहां जा करके चुनाव प्रचार में है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की बेटियां उनसे सवाल पूछेंगी कि आज देश की बेटियां वहां दिल्ली में बैठकर रो रही हैं, आपका क्या है? ठीक है जयकरण जी, आपके साथ ठीक है, उनके पास जवाब नहीं। ठीक है संदीप चौधरी जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कम शब्दों में कि कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम है वो आने वाले समय में इसी वर्ष में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के चुनाव परिणाम पर कितना असर डाल सकते हैं? देखिए सूरज जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपने देखा होगा बीजेपी ने चुनावी प्रचार हो, संगठन हो, उसमें माइलेज लिया है। जितना बड़ा संगठन बीजेपी का कर्नाटक के अंदर काम कर रहा है आप सोच नहीं सकते। जिस तरीके से मंत्री काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कैबिनेट का पूरा मिनिस्ट्री जो है मोदी जी का वो वहां पे लगा हुआ है। तो इस चीज से आप इसकी जो एक गंभीरता है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 2024 के लिए अब माहौल बनना स्टार्ट हो गया और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि कोई भी एक स्टेट का चुनाव क्या, अगर आप निगम के चुनाव को भी मानते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा जब दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी चुनाव हार गई तो कितने टाइम तक वहां का मेयर नहीं बनने दिया, कितनी घसम घसा चलती रही। तो इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बीजेपी किसी भी तरीके से चाहती है कि चाहे गठबंधन की सरकार बन जाए पर सरकार बीजेपी की बन जाए, ताकि 2024 में छाती ठोक कर मैदान में उतर सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये परिणाम महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि कांग्रेस की अब वापसी नहीं हुई तो लंबे समय तक कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़े, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बिंदु और बहुत हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। गौरव मिश्रा जी, जयकरण पटेल जी, संदीप चौधरी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस
तरह से अब रुख आ रहा है, रुझान जो आ रहे हैं? हालांकि कर्नाटक की 224 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनका आज शाम को उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 13 तारीख को जब मतगणना होगी तब इस चीजें स्पष्ट होंगी कि कौन सरकार बना रहा है और क्या जो ट्रेंड चल रहा है हंग असेंबली का, क्या इस बार उससे इतर परिणाम आएंगे, क्योंकि जिस मतदान का प्रतिशत इस बात को साफ करेगा कि क्या ट्रेंड होगा और किस उस ट्रेंड से बाहर आ पाएगा। क्या कर्नाटक का मुख्यमंत्री का पद और कर्नाटक विधानसभा उस हंग असेंबली से बाहर आएगी, या फिर एक बार फिर वही तस्वीर जिसकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है वही तस्वीर हमारे सामने होगी। हमारे खास कार्यक्रम कर्नाटक करण में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।